Good evening, everyone. Am I audible? गुड इवनिंग मैम। Yes, Good ma'am, you are evening. audible. कैमरा ऑन करेंगे आप लोग? स्वप्निल कितना अच्छा बच्चा है। 2 मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर कैमरा ऑन करके, क्या बात है। चलो रूपा, सॉरी रूपम एंड प्रीति एंड रिया अहमद, आपके पास लोग ठीक है। बताइए क्या पढ़ेंगे आज, क्या करा दूं? रूपम कैमरा ऑन कर दो। मैम लास्ट क्लास में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा रही थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फंक्शन बताए थे और उसके बेस्ड कुछ मीन वैल्यू से किया होता है, तो उसका डिराइवेशन नहीं पढ़ना है, तो डिराइवेशन में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। कैसे आया है क्या है, बस पीडीएफ याद रखना है, फंक्शन क्या है वो याद रखना है, और मीन और वैरियंस क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक ना। तो मीन वैरियंस डेटा, सॉरी मैंने एक टेबल बनाने कहा था, उसमें सब कुछ डाल दिए हैं, क्या है कैसे है नॉर्मल का। मैम नॉर्मल का मीन और वेरिएंस नहीं हुआ है। निकाले नहीं है हम लोग, मतलब वैरियंस और मीन बता तो दिए थे, म्यू आता है और वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पीडीएफ लिखती हो ना, एक मिनट, जो कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है व्हिच इज px एंड दैट इज इक्वल टू 1 by सिग्मा सिग्मा रूट 2 pi e to the power minus 1 by 2 x minus mu by sigma का होल स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये x है। तो यहाँ जो टर्म डिफाइन किया जा रहा है, जो कि म्यू है वो मीन है और सिग्मा है वो वेरिएंस है। ठीक है, यही मीन और वेरिएंस होता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल कर आएगा वैल्यू ऐसा, बट यहाँ पे वही रहेगा। यहाँ पे यही है, म्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व भी किए थे। म्यू का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट सिग्मा स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैथमेटिकली इट कैन बी इक्वल टू 0 आल्सो, बट जो रिजल्ट मिलेगा, जो फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे यही मीन और वेरिएंस है। अगर इसमें पूछा जाए उसी तरह से नोटेशन और वो टर्म्स, तो μ1 डैश निकालते हैं एंड μ1 डैश वही मीन है एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब तक जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों को समेशन साइन देखने को मिला होगा, बट यहाँ पे जो साइन मिलेगा वो इंटीग्रेशन का होगा and the range of integration is minus infinity to infinity x into px। ये सारा टर्म इसी तरह से आता है, सिंप्लीफाई इसी तरीके से करना होता है, तो इसी का सॉल्यूशन लास्ट में भी आएगा। खैर इन सबके पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों ने क्वेश्चन का कलेक्शन कर लिया क्या? यस मैम। हो गया है तो मुझे शेयर करना, ठीक है। ओके मैम। कब से कब तक का हुआ है? मैम 2019 का है, 16 का और 15 का है।
19, 16, 15 दैट मींस ऑर्डर्ड वे में अगर कहा जाए तो 15, 16 एंड 19, 17, 18 मिसिंग है ना? यस मैम। वो क्यों नहीं मिला? मैम साइट पे नहीं था, मैंने सर्च किया था। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का भी मतलब 16 18 और 17 मिसिंग था। अच्छा ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं, करना है हमें। वैसे ऐसा करें क्या, अगर क्वेश्चन है तो लाओ फिर वही क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैम। छोटा काम का आपका हो भी जाएगा, नया टॉपिक फिर बताएंगे, फिर बाद में बताना पड़ेगा और मुझे। क्वेश्चन शेयर करो तो जरा देखते हैं, वो हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर देते मैं हैं ना। हाँ बोलो। मैं ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा मैम क्वेश्चन। ठीक है, just a minute. Sharing. सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने में फिर मुझे देखना पड़ेगा। रिया शेयर करना तो मुझे। रूपम का ही ना नहीं हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। मैम 19 18 और 2015 का है। 19 में एंड 15 मतलब 16 एंड 17 में। यस मैम। 20, 21 में तो एग्जाम है। जब तक ये होता है ऑप्शन तब तक रुकिए थोड़ा सा। प्रीति रोल नंबर 51, तुम लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है? रोल नंबर 51 एंड 54 कैमरा ऑन करो। स्लो काम कर रहा है। चलो देखते हैं उसका क्या है, पता नहीं ओपन ही नहीं हो रहा है। चलो इसमें देखो, तुम लोगों को मैंने कहा ना नॉर्मल में आपको डेराइवेशन नहीं करना है, तो डेराइवेशन करने का जरूरत ही नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है।
इन सारे कैलकुलेशन में आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये जो टर्म है दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द फर्स्ट मोमेंट दैट इज मीन। ये जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर मीन होगा, यही हमारा मीन आने वाला है और इसका आंसर हमेशा म्यू आएगा। म्यू इज द मीन, इसका जो रिजल्ट होता है ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद म्यू आता है और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या है, मीन। अब कैसे आएगा ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक चीज ध्यान देना, कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अगर हम उसके इंटायर रेंज में सम करते हैं या फिर ऐड करते हैं, दो टर्म सम करते हैं तो ऐड करते हैं एक ही बात है, या फिर इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, जो कि आपने बायनोमियल में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन में भी पढ़ा है। जब भी आप टोटल सम करते हो तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक्स टर्म यहाँ नहीं होता सपोज, तो आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन इस वैल्यू पर करने के लिए आपको आंसर हमेशा 1 आता, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना अगर है तो आपको कॉन्सेप्ट दो चीज का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी, जो कि समझ में आ जाए क्या फंक्शन है, किस तरह से वर्क करता है, टोटल समेशन 1 होगा या फिर जो भी उसका कंडीशन असम्पशंस जो भी टर्म है वो पता होना चाहिए। दूसरा इंटीग्रेशन का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब भी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो पहले देखो क्या कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फंक्शन लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इस फंक्शन को अगर ब्रेक किया जाए तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स वैल्यू एज इट इज। px लिखने के लिए बोला जाए तो px जो है ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसका आंसर हो जाएगा 1/सिग्मा रूट 2 पाई e to the power -1/2 x minus mu का होल स्क्वायर, x minus mu का mu डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। अब ये टर्म आपको सिंप्लीफाई करना है। जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है तो कुछ टर्म्स हैं इंटीग्रेशन के बाहर, जैसे हम समेशन के बाहर कुछ टर्म्स को करते थे जो कि कांस्टेंट होता था, उसी तरह इस इंटीग्रेशन के बाहर हम कुछ टर्म्स को कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको पता हो शायद 1 इज अ कांस्टेंट, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, रूट 2 पाई जो ये वैल्यू लिखा हुआ है दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट, पाई का फिक्स वैल्यू होता है, 2 इज अ कांस्टेंट, अंडर रूट जो टर्म देना दैट ऑल इज अ कांस्टेंट। ये टर्म अगर आप यहाँ लिखते हैं तो ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट पार्ट को अगर आप रिमूव करें तो दिस इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये वैल्यू होगा। अब ये पोर्शन जब आप हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो बचता क्या है आपके पास x इंटू e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू। x माइनस म्यू टर्म अगर हम रिमूव भी करते तो ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी लिखा जाता है 1/2 सिग्मा का स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाहर कर ली और x माइनस म्यू का स्क्वायर, ये टर्म लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे लिख सकते हैं। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर हटा भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखते हैं। दोनों तरीका है, आप ये वे यूज करिए या ये वे यूज करिए, दोनों में से कोई भी यूज करते हैं और दोनों सही है। चलो ठीक है, इतना हम कर रहे हैं। यहाँ स्टेप ये हमारे पास फंक्शन था, वापस से हम बता दे रहे हैं, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन, और इसी फंक्शन में आप प्रोबेबिलिटी का फंक्शन रख देते हो तो ये टर्म आ जाता है, इस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन से कांस्टेंट टर्म बाहर कर देते हो तो इतना बच जाता है आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है यही हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मैम समझाइए ना एक बार फिर से। उनको लेट ज्वाइन किया हो यस मैम। मैम वो नेटवर्क इशू था, वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, ज्वाइन कर रहे थे वो कट हो रहा था। ठीक है, एक बार देखने का समझने का कोशिश करिए टॉप टू बॉटम क्या लिखा है, जो लग रहा है कंफ्यूजिंग बताओ मुझे।
मैम यूट्यूब पे भी अपलोड कीजिएगा मैम ये वीडियो क्या? करेंगे। ओके, देख लेंगे मैम वहीं से स्टार्टिंग से मैम। ठीक है, बट फिर भी अभी देखिए तो पहले अभी क्या हो रहा है, क्या हुआ है। स्टेप तो क्लियर है ना, एक एक स्टेप सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो एक बार चेक तो करो। अभी तो मैम सब कुछ सही ही दिख रहा है मैम। सही गलत का बात नहीं है, स्टेप कैसे कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। यस मैम, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई थिंक वैल्यू पुट किए हैं मैम आप। हाँ बस यही तो, फिर इसमें बताना क्या था, वही चीज कर रहे हैं, बस वो सीक्वेंसली कैसे जा रहा है ये देखो, है ना। यस मैम। जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है वो सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, यहाँ पे कोई स्टेप लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, थोड़ा फास्ट नो मैम। रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइए क्या हो रहा है। कोई ऐसा स्टेप जो नहीं क्लियर हो रहा है, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप कैसे आया वो नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताओ। मैं यहाँ के बाद हम थोड़ा तरीका बदलेंगे, इसलिए हमको जानना है ये। मैं हाँ बोलिए। मैम लास्ट वाला। लास्ट वाले में हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दी है। और कांस्टेंट जो है एक चीज ध्यान में रखना, कांस्टेंट वही है जिसमें x है, जिस टर्म में x एसोसिएटेड नहीं है देन दैट इज अ x associated है then that is a variable, and if x is not associated with the term then that is a constant. simple, इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब e का पावर जो भी लिखा है उसमें x एसोसिएटेड है, x माइनस समथिंग, अब x पता हो तब तो x माइनस निकालोगे जो भी है, और उसमें से कुछ घटा के फिर डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ x का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है, ये जो फैक्टर है इसमें कहीं भी x का टर्म नहीं है, सो दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो पहले स्टेप में वापस से देख लो, x ये फंक्शन याद रखना, दिस इज द फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, म्यू एंड एस का फॉर्मूला जो पहले से था, बस समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर दिया गया है। इस इंटीग्रेशन साइन में इस px का वैल्यू रख दिया गया है, इस वैल्यू को रखने के बाद जैसे हम पहले करते थे कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया गया, बाकी वैल्यू को ऐड रख दिया गया, बस। अब मैम इसके बाद इंटीग्रेशन को मैम डिफाइन कीजिए ना मैम, इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को डिफाइन करना इतना आसान है नहीं आपके लेवल पे, बस इतना समझिए कि अगर आप वैल्यूज 1 2 3 4 लिखते हैं और इसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जोड़ना हुआ वो डिस्क्रीट सम हुआ और इसको समेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट अगर बोला जाए तुम्हारे घर के कॉर्नर का जिस कमरे में तुम बैठे हो, कैमरा ऑन करो पहले देखिएगा, इस पॉइंट से लेके जो यहाँ तक का एरिया है ये पूरा एरिया का बात कर रहा है। अब ये सपोज 1 मीटर हो, ये 2 मीटर हो, तो ये पूरा इंटायर एरिया, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट है उसके बाद ये पॉइंट है, इसके बीच भी जितने सारे पॉइंट्स है सबकी बात करोगे अगर, तो आप इसको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करोगे। बट अगर सिर्फ 1 पे फंक्शन क्या आता है ये बताना है, सिर्फ 2 पे फंक्शन क्या आता है वो बताना है, सिर्फ 3 पे फंक्शन क्या आता है वो बताना है, देन यू हैव टू गो विद समेशन साइन, सिंपल एडिशन, बच्चा वाला जोड़ घटाओ जोड़ करते हो ना वो एडिशन समेशन है। बट अगर एरिया ऐड करते हो, एरिया ऐड करने का मतलब 1000 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे है, 2000 स्क्वायर फीट का एरिया वहां पे, 3.5 का एरिया ऐसा कुछ है, तो अब क्या कर रहे हैं सारे एरिया को आप ऐड कर रहे हैं ना अलग अलग, तो मैम वो टोटल एरिया क्या होगा। फाइनली तो मैम ऐड ही कर रहे हैं, तो फिर समेशन में इंटीग्रेशन में कोई मेजर ठीक है, डिफरेंस? यही तो अंतर समझना ही तो ग्रेजुएशन के बच्चों का काबिलियत है, ऐड करने में और इसमें ऐड करने में बहुत अंतर है। सिंपल मतलब ये है, अगर तुम ऐड करते हो 1 और 2, ठीक है,
मैंने एक फंक्शन रखा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस चीज को थोड़ा हटा लो साइड से। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है। अब एक्स का वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 2 क्या होगा? 3। 3। वो तो साथ से समझ में आ गया। अगर इसका वैल्यू 2 रख दिए, बोलो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 2 दैट इज 6। लेकिन अगर कोई ये पूछ दे इस 1 और 2 के बीच में भी कुछ बात है, कोई वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच कोई वैल्यू लाई करता है कि नहीं करता है? यस मैम। तुमको ये बोला जाए 1 से लेके यहाँ तक सब डिस्टेंस हो, तो तुम क्या करोगे? मतलब 1 से 2 के मेन 2 के बिटवीन में मैम वही पॉइंट कुछ करके आएगा ना बस। हम एक पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम इंटायर एरिया की बात कर रहे हैं। इंटायर एरिया की बात कर रहे हैं। बोलो, 1 से लेके 2 के बीच तक का इंटायर एरिया मैम जो जो डिफरेंस, वैल्यू ले सकता है। हाँ बोलो। मैम डिफरेंस क्या दोनों के बीच का? डिफरेंस तुम बाद में समझना, पहले ये बताओ कि क्या करोगे। 1 और 2 के बीच में कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? यस मैम। करता है। यस तो मैम। उसका काम कहाँ हो रहा है? जब आप 1 वैल्यू ले रहे हैं, जब आप 2 वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यू 1.1 भी हो सकता है, वैल्यू 1.2 भी हो सकता है, वैल्यू 1.3 भी हो सकता है। लेकिन ये डेसिमल वाला वैल्यू का तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आप तो सीधे एक बात कर रहे हैं, दो बात कर रहे हैं, 1% की बात कर रहे हैं, 2% की बात कर रहे हैं। तो जहाँ काउंटेबल इंसान है, 10 है, 50 है, 50 कुर्सी टेबल की बात कर रहे हो, तो नंबर है, वहां नंबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत, अब बोला जाए कि 10 एयर मॉलिक्यूल, अब बताओ 10 एयर मॉलिक्यूल तुम कैसे जज करोगे, कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे 10 एयर मॉलिक्यूल कैसे पकड़ लोगे? मैम वो मॉलिक्यूल में तो बहुत से आइटम कंसिस्ट होते हैं ना फिर। हाँ तो ठीक है ना, तो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल अब 2 एटम से बनेगा, 4 से बनेगा, 8 से बनेगा, मैक्सिमम 8 ही बनाता है, सल्फर बनाता है। ठीक है, हम साइंस का भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल उसी में मिलेगा आपको, S8 बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। अब बताओ, 8 आपको 10 एयर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मीन क्या ही बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या ही पढ़ लेंगे। बताओ, मैंने कहा था लास्ट क्लास में ये बताने के पहले कि इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब ही नहीं पता तो फिर तो छोड़ ही दो। एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा और हम वापस से चले जाते हैं। नंबर लाइन तो पता है, ठीक है, नंबर लाइन पता है ना सबको। टेप मेजर इसी के लॉजिक में बना हुआ था, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना। अब 1 मीटर ये हुआ, 2 मीटर ये हुआ, 3 मीटर यहाँ हो गया, 4 मीटर यहाँ हो गया। चलो एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें, ठीक है। अब अगर ऐसा क्या हो सकता है कि 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता 1.5 मीटर भी हो? बोलो। अगर 1 मीटर की बात करेंगे तो वहीं तक आएगा ना, 1 मीटर तक। हाँ तो 1.5 मीटर भी हो सकता है ना। मैम उस 1 मीटर में 1/2 इंक्लूड होगा ना? नहीं, हम सिंपल बोल रहे हैं 1.5 मीटर की बात कर रहे हैं, 1.5 मीटर का बात कर रहे हैं, सीधा बात ये है 1.5 मीटर का बात कर रहे हैं। तो 1.5 मीटर का तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम 1.5 इंसान की बात कर सकते हैं क्या? नो मैम। नहीं कर सकते।
नहीं तो मैम, सिंपल सी बात है, जहां डिस्क्रीट नंबर की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट नंबर का मतलब that kind of number, that kind of term where you have to count 1, 2, 3, 4, 10 people, 100 students, 1000 people बोला जा सकता है, 1000.5 people क्यों बोलोगे तुम? बोल सकते हैं। अब मान लो 1000 एरिया बोला जाए, 1000 एरिया का मतलब समझ में आता है कुछ? 1000 एरिया कोई यूनिट हम नहीं लगाया यहाँ पे, स्क्वायर फीट मैम क्या? जब तक हम स्क्वायर फीट तो बोल नहीं रहे हैं, हम बस 1000 एरिया बोल रहे हैं, मतलब है कुछ? नहीं मैम, नो मैम। अगर 1000 एरिया बोल दे तो 1 एरिया, 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, 3 स्क्वायर फीट, 4 स्क्वायर फीट, क्या इस तरह से तुम ऐड करते हो और 1000 तक ले जाते हो? क्या ऐसा किया जाता है? से यस और नो, दैट्स इट। नहीं मैम, ऐसा नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? किया ये जाता है कि आप 0 से काउंट करते 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 जाते हैं, 1000 एरिया अगर यहाँ खत्म हो जा रहा है तो आप यहाँ तक का काउंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब ये 4.5, 3.5, 3.8, 3.28, 3.68 सारा का सारा वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1000, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड। यस मैम। समझ आया? व्यक्ति का यस मैम, यहाँ पे आप इस तरह से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टर्म है। 1000 मीटर का मतलब ये हुआ यहाँ से लेके 0 से लेके 1000 मीटर तक का डिस्टेंस। 1000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और 1000 किलोमीटर टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू द वेस्ट, साउथ कहीं भी जा रहे हो, वो सारा का सारा वैल्यू, ईच एंड एवरी डिस्टेंस, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंक्लूडेड इन दैट डिस्टेंस। ठीक है? लेकिन जब आप 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर इस तरह का ऐड करते हैं तो उसमें ये सारा टर्म इंक्लूड नहीं होता। सो इंटीग्रेशन टर्म वहां इस्तेमाल किया जाता है जब आप 0 से लेके 4 तक के ईच एंड एवरी पॉइंट को काउंट कर रहे हैं, whether that point is 3.1, 3.2, 2.8, 2.9, everything that can be decimal term. But जब आप डिस्क्रीट नंबर्स की बात कर रहे हैं 1%, 2%, 8%, तो उसमें 1.5%, 3.24% ऐसा कुछ नहीं होता है। So there is a difference between integration and summation. What my point? मतलब कि मैम ये बोल सकते हैं जो इंटीग्रेशन हो तो वो कंटिन्यूअस वैल्यू को ऐड करने में हेल्प करता है। Continuous value के लिए valid है, not you can say add. Integration means addition, but that is used for continuous values. That's it. जैसे मैम 100 किलोमीटर उसके बीच में मैं जैसे 45 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ Every area, every point of that area is going to be included in that. If you are taking integration, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा का डिस्टेंस, सपोज सिंपल सा टर्म लेते हैं, 0 और 1 ही ले लो, सबसे सिंपल टर्म है। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबको याद है, वैल्यू x का वैल्यू 0 होता था और x का वैल्यू 1 होता था, सबको याद है? यस मैम। तो अब आप उसमें फंक्शन में एक वैल्यू 0 ले रहे हैं और एक वैल्यू 1 ले रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। But what about the values in between 0.1, 0.12, 0.123, 0.124, इस तरह का ये जो values in between आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अब तक जो पढ़े हैं उसमें? नो मैम। कहीं भी कुछ नहीं होता। मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो 0 की प्रोबेबिलिटी p0 निकालते थे तो बात खत्म हो गई, p1 निकालते थे, बात खत्म। अब p का वैल्यू 0.01 क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हम ये काउंट नहीं करते हैं। सिमिलरली p का वैल्यू 0.58 ही हो तो ये वैल्यू हम नहीं जानते, बिकॉज 1%, 2% आइदर हेड और टेल, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया, एक बार एग्जाम पास किए, 2 बार पास किए, एक नंबर है। ठीक है?
उसमें ऐसा कुछ टर्म नहीं आता जहां कंटिन्यूटी की बात हो, बट जब हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है तब इंटीग्रेशन का टर्म डिफाइन किया जाता है। दैट्स इट। एनीथिंग कंफ्यूजिंग? You all are still confused? Tell me. नो मैम। सवाल नंबर 16, आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं हुआ? मैम समझ गया मैम। समझ गए? कंफ्यूज डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों भी एक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पता चला या नहीं? मैम वही इनका मतलब समेशन जो होता है वो इंडिविजुअल को ऐड करने में मदद होता है, मतलब फिर वो इंटीग्रेशन जो है कंटिन्यूअस डाटा के लिए वो वैलिड होता है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए वैलिड है, मतलब दो पॉइंट के बीच का ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन यू हैव टू गो विद इंटीग्रेशन एंड देन यू हैव टू गो फॉर सम पॉइंट्स 1 2 इस तरह का वैल्यूज है, देन यू हैव टू गो विद समेशन। दैट्स इट। तो यही इंटीग्रेशन का काम है। अब इंटीग्रेशन में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया, अब वापस से आ जाए। Yes, ma'am. सो आपके पास अब टर्म है, हम लोगों को म्यू कैलकुलेट करना था, म्यू1 डैश एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा। जो लास्ट स्टेप था मैं वो लिख रही हूँ, इसका है 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड दिस इज इनसाइड इंटीग्रल आपको लिखना है x इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन जब भी करना है देन मस्ट बी सम वैल्यू। यहाँ पे कुछ इंटीग्रल के लिए टर्म होता है, आप ऐड किसको कर रहे हैं, whether you have to add x, whether you have to add sigma, whether you have to add म्यू, जो भी है। हाँ बोलो मैम ये म्यू डैश मीन है ना, हाँ, दैट इज मीन। और जो x माइनस म्यू है वो क्या है फिर, वो वाला म्यू? x माइनस मीन डेफिनेशन में आता है, फंक्शन दिया गया है, किस तरह से उसको डिफाइन करना है। मैम म्यू का डिनोशन म्यू डैश होता है, म्यू1 डैश होता है, तो उसमें मतलब फंक्शन में जो डेफिनेशन दिया है म्यू में, उसमें x माइनस म्यू क्यों है? x माइनस म्यू, एक म्यू सिंपल था, वो था एक वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट का ही रिजल्ट वो आता है, बाद में वो पता चलता है। सिंपल एक टर्म डिफाइन किया गया है। तो मैम जो मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन में म्यू दिया हुआ है वो मीन है कि नहीं? हेलो, हाँ बोलो, तुम Yes. लोग क्या बोल रहे हो? म्यू क्या है? देखो म्यू जो पहले एक टर्म याद है, हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था जिसमें n एक टर्म था दैट वाज कांस्टेंट, p एक टर्म था जो कांस्टेंट था। आप np निकालते हैं, वो एक कांस्टेंट था, बाद में इसी को हमने लेम्डा से डिनोट कर दिया जो कि क्वेश्चन में है, दैट इज आल्सो एक कांस्टेंट। ठीक है, जो भी टर्म्स मिल रहा है वो सब कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो इसी में जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया, देन म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है लाइक लेम्डा। ठीक है, म्यू एक कांस्टेंट है लाइक लेम्डा, जिसको मीन सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्यूशन लाने के बाद पता चलता है दिस मीन इज एक्चुअली द मीन इटसेल्फ, जिसका नोटेशन म्यू आप डालते हैं, इसलिए आप दोनों को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने म्यू1 डैश नोटेशन डाला है मीन का और इसमें म्यू जो है एज ए पैरामीटर ले लिया है, तो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना करोगे, ठीक है। बट म्यू एक कांस्टेंट है, सिग्मा एक कांस्टेंट है। सिग्मा और म्यू जो ये आप पढ़े थे ना बिजनेस स्टैट्स में शुरू में,
इनिशियल स्टेज में व्हाट वाज म्यू, म्यू वाज द एवरेज, व्हाट वाज सिग्मा, सिग्मा वाज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये म्यू और सिग्मा कहीं ना कहीं उसी तरह से आया नोटेशन। ये वही नोटेशन है जो कि मीन और वेरिएंस के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब तुम नोटेशन कुछ और डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, बट बाय कन्वेंशन यही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैक्सिमम बुक में यही नोटेशन मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़े। Now you have to replace some term, that is suppose z से replace कर दो and z is equal to हम लोग लिख देते हैं x minus mu by sigma। क्या कर रहे हैं, we are converting this variable as z। नोटेशन कभी कभी वैल्यू पुटिंग किया जाता है, पता है वैल्यू पुटिंग करते हैं। यस मैम। हाँ एग्जैक्टली वही यहाँ पे कर रहे हैं, x माइनस म्यू बाय सिग्मा को हम z से डिनोट कर रहे हैं, नोटेशन डाल रहे हैं। So we can also write z sigma is equal to x minus mu and x is equal to mu plus z sigma। चलो देखो ऐसा किया जा सकता है क्या, यस मैम। कर सकते हैं। यही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। जब ये हम करते हैं और जो भी यहाँ लिखते हैं, जब इसको हम इस फंक्शन पे इम्प्लीमेंट करते हैं ये वाले इक्वेशन पे, सपोज दिस वाज इक्वेशन 1, देन व्हाट वी आर गेटिंग mu1 dash is equal to 1 by sigma root 2 pi। जो सब लिखा हुआ है वो लिख देना, बिकॉज ये टर्म तो चेंज नहीं होगा। दिस इज अ कांस्टेंट जो कि इंटीग्रल के बाहर है, तो ये लास्ट में ऑपरेट होता है। दिस इंटीग्रल x को रिप्लेस किया जा सकता है बाय दिस टर्म, है ना, और यहाँ पे x लिखा हुआ है, सो यू कैन रिप्लेस दिस टर्म बाय दिस। सो x प्लस, सॉरी नॉट x प्लस, म्यू प्लस, x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय म्यू प्लस z सिग्मा। दिस टर्म इनटू e टू द पावर, ये टर्म हम यहाँ से हटा देते हैं, this into e to the power minus z square by 2। और साथ में इस जो x का वेरिएबल है उसको dx डिफरेंशिएट किया जाता है। अगेन ये बात हो सकता है लोगों को समझ में ना आए, लेकिन इसको बस इतना ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो वेरिएबल x है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा dx is equal to dz। So all the terms which are in form of x, you have to transform that term in terms of z। तो dx is equal to dz, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, यहाँ पे एक dx टर्म इंक्लूड होता है and that is being replaced by dz। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो this term is a constant, ये constant term बाहर आ जाता है। So you can write 1 by sigma root 2 pi। ये बस टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे रिलेटेड नहीं होगा। ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर रख सकते हो। तो ये टर्म इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है तो ये लिखा ही जाएगा म्यू प्लस जेड सिग्मा, सॉरी म्यू प्लस जेड सिग्मा है ना, जेड है, जेड इज अ वेरिएबल, जेड टर्म बाहर नहीं हो सकता, म्यू टर्म बाहर हो सकता है। तो क्योंकि आपके पास ये पूरा टर्म आप देख रहे होंगे ध्यान से, इसमें सारा टर्म है म्यू प्लस जेड सिग्मा है। तो म्यू प्लस जेड सिग्मा में जेड पहले एक्स वेरिएबल था, अब उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जेड में, तो एक्स और जेड चेंज हो जा रहा है इस फॉर्म में। तो ये एक्सप्रेशन है, एक काम करो तुम लोग ये एक्सप्रेशन तक देख के रखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक आके रखो, ठीक है, ये चैप्टर फिर हम बताएंगे तो शायद समझ में आ जाए, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म रिपीटेडली आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक रखिए आप। क्या कर रहे हैं हम लोग, शुरुआत में फंक्शन रख देंगे, वो फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फंक्शन के फॉर्म में आने के बाद z को आपको लिखना है x माइनस म्यू बाय सिग्मा के टर्म में,
रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन, जो भी टर्म आप इस्तेमाल करना चाहें इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको x माइनस म्यू बाय सिग्मा के बाद आपको सारा टर्म जो भी x के टर्म में उसको z के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो x इज इक्वल टू म्यू प्लस z सिग्मा हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही टर्म मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा, जिनका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो इंटरमीडिएट में, उन्होंने पढ़ा होगा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो उसके टर्म में और उसके लॉजिक में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्या प्रोसेस है बस वो समझ लो। ठीक है, जैसे आगे आपको फर्दर पढ़ना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है, टोटल मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ना है, बट फिलहाल उसका इतना ही इस्तेमाल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन देन डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट किस तरह से काम कर रहा है, और ये डिफरेंशिएट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस फंक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। इतना तक लिख लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैप्पी होली मैम। ओके, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।